दोस्तों हाल ही में नेटफ्लिक्स पे फहाद फासिल की मारिसन नाम की मूवी आई है और आज हम इसी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही थ्रिलर है। इसे दृश्यम से भी कंपेयर किया जा रहा है। अगर आप लोग को कोई स्पॉइलर नहीं चाहिए तो आप पहले नेटफ्लिक्स पे जाके मूवी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही देखना चाहते हो तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि एंड में बहुत ही शॉकिंग ट्विस्ट रिवील होगा। और अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं मेरे चैनल पे मूवी रिव्यूज और मूवी एक्सप्लेनेशन बनाता हूँ, तो अगर आप लोग को ऐसा कंटेंट देखना पसंद है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने हाल ही में कूली और वॉर 2 को भी एक्सप्लेन किया है। अगर आप लोग वो वीडियोस देखना चाहते हो तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक कर लेना। तो बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा मूवी की कहानी की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं दया को, जो कि अभी अभी जेल से बाहर आया है। वो अपनी आजादी को एंजॉय कर रहा है। दया की माँ गाँव में रहती है और दया कभी कभार अपनी माँ से मिलने के लिए जाते रहता है। दया एक जगह पे जाता है जहाँ पे एक शख्स तालाब में डुबकियां लगा के स्नान कर रहा होता है और मोबाइल में गाने सुन रहा होता है। इसी बीच दया मौका देख के उसका मोबाइल चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी दूर आने के बाद दया इस फोन का सिम और मेमोरी कार्ड निकाल के फेंक देता है और यहीं पे हम लोगों को मालूम पड़ता है कि दया एक चोर है। इसके बाद दया एक बस पकड़ के कहीं दूर जाने लगता है। यहाँ एक बीच होती है तो दया वहाँ बैठ के इस पल को अच्छे से एंजॉय कर रहा होता है। इसके बाद दया मूवी देखने जाता है थिएटर में, लेकिन उसको मूवी में कुछ ज्यादा मजा नहीं आ रहा होता तो वो मूवी को बीच में ही छोड़ के चला जाता है। तभी दया थिएटर के पार्किंग लॉट में एक बाइक को देखता है। इस बाइक में कोइंसिडेंटली चाबी लगी होती है तो दया एज अ चोर उस बाइक को चुरा के वहाँ से निकल जाता है। थोड़ी देर आगे आने के बाद दया एक बाइक का नंबर प्लेट निकाल के इस बाइक पे लगा देता है। अब दया इसी बाइक पे बैठ के एक नगर कोयल नाम के गाँव में जाने लगता है। तभी रास्ते में दया एक घर को देखता है। तभी वो देखता है कि घर की सारी लाइटें ऑफ हैं। वो समझता है कि शायद घर में कोई नहीं है। वो सोचता है कि इस घर में चोरी करके तो मेरा हफ्ते का खर्चा आराम से निकल जाएगा। दया इस घर में जाता है और पूरे घर की तलाशी लेता है। तभी इसे घर के अंदर एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम बेलन होता है। बेलन दया को देखते ही बोलता है कि कुमार बेटा तुम आ गए, मैं तुम्हारी इतनी देर से राह देख रहा था कि तुम कब आओगे। ये देखकर दया के होश उड़ गए थे, क्योंकि वो सोच रहा था कि ये आदमी उसे बेटा बोल के क्यों बुला रहा है। बेलन के हाथ बंधे होते हैं। ये देख के दया उसका मुंह बंद करता है और बोलता है कि आप बोलिए मत, आपको पता भी है कि मैं कौन हूँ। बेलन कहता है कि अरे कुमार तुम कब से ऐसा बदल गए, तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा बाप हूँ ना। दया कहता है कि नहीं मैं आपका बेटा नहीं हूँ। तो इसी पे बेलन बोलता है कि सॉरी बेटा, मुझे एक्चुअली अल्जाइमर की बीमारी है, मतलब कि मुझे भूलने की बीमारी है, मैं सारी चीजें भूलता रहता हूँ। तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि मेरा बेटा आया है। मेरी बीमारी की वजह से मेरा बेटा मुझे हमेशा इस कमरे में बांध के रखता है कि कहीं मैं किसी दूसरी जगह भाग ना जाऊं, कहीं चला ना जाऊं। मुझे रोज रोज इस कमरे में बंधे रहना पसंद नहीं है। तुम मेरी मदद करो प्लीज, मेरे हाथ खोल दो। लेकिन दया तो यहाँ चोरी करने आया होता है। वो सारे घर में तलाशी लेने लगता है। बेलन बोलता है कि बेटा तुम चाहे जितना मर्जी ढूंढ लो, तुम्हें एक पैसा नहीं मिलने वाला, सारे पैसे बैंक में है। अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर ले जाओगे तो मैं तुम्हें 25,000 रुपए दूंगा। अब दया बेलन से पैसे मांगने लगता है। बेलन बोलता है कि मेरे पास कैश पैसे नहीं है, हमें पैसे निकलवाने के लिए एटीएम जाना पड़ेगा। दया सब कुछ सही समझ के बेलन के हाथ खोल देता है और उसके साथ एटीएम जाने लगता है। लेकिन यहाँ हैरानी की बात ये होती है कि बेलन को अपने एटीएम का पिन याद ही नहीं होता। वो बहुत ही मुश्किल से अपना पिन याद करके एटीएम से पैसे विड्रॉ करता है। तभी दया की नजर उसके बैंक बैलेंस पे जाती है। बेलन के बैंक में करीब 25 लाख रुपए होते हैं। ये देख के दया की आंखें फट जाती हैं। वो सिर्फ यही सोचने लगता है कि वो कैसे इस आदमी से सारे पैसे ले ले। ये सारे पैसे चुराने के बाद तो मेरी लाइफ सेटल हो जाएगी। अब बेलन दया को 25,000 रुपए देके यहाँ से जाने लगता है। तो दया बेलन से पूछता है कि सर आप यहाँ से अकेले कहाँ पे जाओगे, आपकी तो याददाश्त भी कमजोर है। बेलन कहता है कि मेरी बेटी का घर पास ही के एक गाँव में है, मैं वहीं जा रहा हूँ। तो दया बेलन से कहता है कि ठीक है अंकल, आप मेरी गाड़ी पे बैठिए, मैं आपको बस स्टॉप तक छोड़ देता हूँ। बेलन वैसा ही करता है और इसके बाद दोनों बस स्टॉप की ओर जाने लगते हैं। रास्ते में जाते हुए बेलन सिर्फ यही सोचता है कि अगर मैं अपनी बेटी के घर जाऊंगा तो मेरा बेटा कुमार वहाँ भी पहुँच जाएगा और वो फिर से मुझे घर लाके बांध देगा। तो इसीलिए मैं अपनी बेटी के घर नहीं जाऊंगा, बल्कि मैं तिरुवन्नमलाई में अपने एक दोस्त के घर जाऊंगा। तो वो दया से कहता है कि बेटा तुम मुझे वहाँ जाने वाली एक बस में बिठा दो। तो दया बेलन से कहता है कि सर मैं भी तिरुवन्नमलाई ही जा रहा हूँ, बस की जो टिकट का खर्चा आएगा उन पैसों से आप मेरी बाइक में पेट्रोल डलवा दीजिएगा, मैं आपको वहाँ छोड़ दूंगा। अब बेलन को यह आइडिया अच्छा लगता है और फिर वो दोनों तिरुवन्नमलाई के लिए निकल जाते हैं। अब थोड़ी दूर आने के बाद दया बेलन से कहता है कि सर मेरी बाइक में पेट्रोल खत्म होने वाला है, अगर आप मुझे पैसे दे दोगे तो मैं बाइक में पेट्रोल डलवा लूंगा। बेलन कहता है कि बेटा मेरे पास तो कैश नहीं है, सारे पैसे मेरे बैंक में ही हैं। तो इसके बाद ये दोनों एक एटीएम के पास जाते हैं। दया बेलन से कहता है कि सर आप यहीं पे रुकिए, मैं पैसे निकलवा के लाता हूँ। दया बेलन को एटीएम कार्ड का पिन नंबर बताता है, लेकिन ये नंबर गलत निकलता है। अब ये लोग बार बार कोई ना कोई पिन ट्राई करते रहते हैं, क्योंकि बेलन को तो भूलने की बीमारी है, तो वो अपना पिन नंबर बार बार भूल जाता है। इसी वजह से वो एटीएम में जितनी बार भी नंबर ट्राई कर रहे थे सब के सब फेल हो रहे थे। अब अगले दिन सुबह होने के बाद दोनों
किसी होटल में जाते हैं। वो लोग वहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं और वहाँ पे बेलन दया को एक डायरी देता है। वो बोलता है कि उस डायरी में वो सब कुछ लिखे, बेलन के बारे में, दया के बारे में। इसी बीच बेलन दया से एटीएम कार्ड का पिन नंबर भी लिखने को बोलता है। बेलन को इस वक्त जितनी भी चीजें याद थी वो सब कुछ वहाँ पे लिखने लगता है, जैसे कि अपना नाम, अपने बेटे का नाम, घर का एड्रेस। थोड़ी देर बाद जब दया होटल से बाहर आता है तो उसे बेलन कहीं दिखाई ही नहीं देता। आसपास देखने पर उसकी नजर बेलन पे पड़ती है, जो कि एक बस में चढ़ के कहीं जा रहा होता है। दया भी भाग के उस बस में जाता है और बेलन से पूछता है कि सर आप इस बस में क्यों चढ़े, हमें तो साथ जाना है ना। तो बेलन उससे पूछता है कि बेटा तुम कौन हो। दया उसे बताता है कि सर मैं हूँ दया। बेलन कहता है कि कौन दया, मैं किसी दया को नहीं जानता। अब ये सारी बातें सुन के बस में बैठे हुए लोग यही सोचने लगते हैं कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है, लगता है कि ये आदमी इसे किडनैप करने की कोशिश कर रहा है। तो बस में बैठा एक आदमी बोलता है कि हमें इस आदमी को पुलिस स्टेशन लेके जाना चाहिए। दया उनसे कहता है कि मैं इनके साथ हूँ, अगर आप लोग को मुझ पे यकीन नहीं होता तो अंकल की जेब में एक डायरी होगी, उसे चेक कर लीजिए। तो जब बस में बैठे लोग बेलन की जेब से डायरी निकाल के चेक करते हैं तो उसमें दया का नाम और फोन नंबर जरूर लिखा होता है। दया बोलता है कि आप इस नंबर पे कॉल करो। वो लोग उस नंबर पे कॉल करते हैं तो दया का फोन रिंग होने लगता है। इसी बीच बेलन को भी दया याद आ जाता है, जिस वजह से दोनों फिर से अपनी जर्नी साथ में कंटिन्यू करते हैं। लेकिन हाईवे पे बहुत ज्यादा गर्मी होने के कारण बेलन दया से कहता है कि बेटा चलो हम लोग गांव के रास्ते से चलते हैं। तो उसी तरह से दोनों एक शॉर्टकट रास्ते से जाने लगते हैं। रास्ते के दौरान बेलन को एक बकरी वाला नजर आता है जो कि अपनी बकरियों को लेके जा रहा था। दया जानबूझकर उस आदमी की बकरी को ठोक देता है। अब यहीं पे वो बकरी वाला बहुत ज्यादा तमाशा करने लगता है कि तुमने मेरी बकरी को ठोका है, तुम्हें मुआवजा जरूर देना पड़ेगा। दया बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हें 2000 दे देता हूँ, लेकिन वो बकरी वाला 3000 रुपए मांगने लगता है। लेकिन दया के पास इतने पैसे नहीं थे, तो इसीलिए बेलन अपना एटीएम कार्ड फिर से दया को दे देता है और उसे पिन नंबर भी बता देता है। वो उसे कहता है कि तुम जाओ जाके पैसे लेकर आओ। तो उसी की बात मान के जब दया एटीएम जाता है और पैसे निकलवाने लगता है तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो देखता है कि बैंक बैलेंस सिर्फ 8000 रुपए है। दया सोच में पड़ जाता है कि आखिर 25 लाख से 8000 रुपए कैसे रह गए। अगर आप लोग ये वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करो, उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मैं ऐसा ही अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूंगा। और कंटेंट देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। खैर जो भी हो, दया पैसे लेके बेलन के पास वापस आता है, लेकिन यही बेलन लोगों को बता चुका होता है कि उसका बेटा दया पुलिस में है। वो फिलहाल छुट्टी पे है तो वो दोनों इसीलिए कहीं घूमने जा रहे हैं। दया जब वापस आके बकरी वाले को पैसे देने लगता है तो वो लोग पैसे लेते ही नहीं है। वो बोलते हैं कि सर हम आपसे पैसे कैसे ले सकते हैं। वो बोलते हैं कि सर आपके पिताजी ने हमें बहुत अच्छी दवा बताई है जिससे हमारी बकरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आप लोग जाइए कोई दिक्कत नहीं है। और फिर दया देखता है कि बेलन के पास 2 एटीएम कार्ड होते हैं, यानी कि बेलन के 2 बैंक अकाउंट थे, एक में 8000 रुपए और एक में 25 लाख रुपए। दया अब सोच लेता है कि मुझे कुछ भी करके वो 25 लाख रुपए वाला एटीएम कार्ड चुराना है। इसके बाद जब बेलन और दया गांव के रास्ते से जा रहे होते हैं तब रात हो जाती है। बेलन कहता है कि शायद मैं इस गांव को जानता हूँ, इस गांव में मेरा एक दोस्त है सुब्रमण्यम, वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करता है, उसकी 3 बेटियां हैं। दया तुम जाओ किसी दुकान में जाके पता करो ना कि उसका घर कहाँ पे है, आज रात हम उसी के पास ठहर जाते हैं और कल सुबह निकलते हैं। तो दया ठीक वैसा ही करता है। वो गांव की एक दुकान में जाके पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई सुब्रमण्यम नाम का बंदा रहता है जिसकी 3 बेटियां हैं और वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में काम करता है। दुकान वाला बोलता है कि इस नाम का तो कोई भी आदमी हमारे गाँव में नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में एक श्रीनिवास नाम का आदमी जरूर काम करता है। तो दया बेलन के पास आके यही बताता है कि इस नाम का इस गांव में कोई भी नहीं रहता। तो बेलन थोड़ा उदास हो जाता है। इसके बाद वो दोनों इसी गांव के एक होटल में रुक जाते हैं। रूम में आकर ये दोनों फ्रेश होते हैं और फिर बैठ के एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं। यहाँ दया अपने बारे में, अपनी माँ के बारे में, वो चोर कैसे बना, वो कितने दिन तक जेल में रहा, इस सब चीज के बारे में बेलन को बता रहा होता है। अब थोड़ी देर बाद साइड में आके दया अपने एक दोस्त गणेशा को बेलन के बारे में कॉल करके बताता है। वो उसे बताता है कि बेलन के पास एक एटीएम कार्ड है जिसमें 25 लाख रुपए हैं, मगर वो आदमी उसका पिन भूल गया है। गणेशा बोलता है कि तुमने तो बहुत बड़ा हाथ मार लिया, तुम एक काम करो, तुम इस एटीएम कार्ड का फोटो खींचकर मुझे भेज दो, मैं उसके जैसा ही एक डुप्लीकेट कार्ड बनवा के तुम्हारे पास भेज दूंगा। और इसके बाद दया और बेलन दोनों दारू पीकर सो जाते हैं और अगले दिन सुबह उठकर दोनों फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। लेकिन रास्ते के बीच बेलन बहकी बहकी सी बातें करने लगता है। वो दया से पूछता है कि तुम कौन हो, मैं तुम्हारे साथ क्यों जा रहा हूँ। दया बेलन को फिर से सारी चीजें बताने और समझाने लगता है और तभी दया की बाइक का टायर पंचर हो जाता है। दया पास ही की किसी मैकेनिक की दुकान पे जाके वो टायर फिक्स करवाता है और इसी बीच गणेशा दया को कॉल करके बोलता है कि उसने 2 लड़कों को दया के पास भेजा है। उन लड़कों के पास वो डुप्लीकेट एटीएम कार्ड है, तुम उस ओरिजिनल एटीएम कार्ड से इस डुप्लीकेट कार्ड को बदल देना। इसका मतलब है
कि दया पिछली रात को ही एटीएम कार्ड की फोटो लेके गणेशा को भेज दिया था। अब गणेशा उस कार्ड का डुप्लीकेट बनवाकर दया के पास भेज चुका होता है। अब थोड़ी देर के बाद जब दया वापस बेलन के पास आता है तो बेलन वहाँ के लोगों से झगड़ा कर रहा होता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले बेलन इन लोगों के साथ बेट लगा के कैरम बोर्ड खेल रहा होता है और उसी में वो अपने 10,000 रुपए हार जाता है। इसीलिए बेलन उन लोगों से झगड़ा कर रहा होता है। तो दया उन लोगों को 10,000 रुपए देकर बेलन को लेके वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद वो दोनों एक आश्रम में पहुंचते हैं जहाँ बेलन का दोस्त रहता है। बेलन का दोस्त बेलन को देख के बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि इतने दिनों के बाद तुम आज मुझसे मिलने आए। जब बेलन वॉशरूम जाता है तो दया बेलन के दोस्त से बेलन के बारे में पूछता है। उसका दोस्त दया को बताता है कि बेलन की एक भी संतान नहीं है और उसकी पत्नी कब की मर चुकी है। दरअसल मेरे बेटे का नाम कुमार है और मेरे बेटे को बेलन अपने बेटे की तरह पाला है। ये सच्चाई जानकर दया शॉक हो जाता है। उसके बाद दया बेलन से जाके कहता है कि चलो सर यहाँ से चलते हैं, लेकिन बेलन दया से कहता है कि अरे यार मैं इतने दिनों बाद तिरुवन्नमलाई आया हूँ, तो चलो यहाँ के मंदिर में घूम के चलते हैं। दया को भी ये प्लान सही लगता है, जिसके बाद वो दोनों मंदिर के पास एक रूम लेकर वहाँ पे आराम करने लगते हैं। बेलन कहता है कि यहाँ के गाँव में मेरा एक बचपन का दोस्त है जिसका नाम है श्रीधर। बचपन में हम दोनों ने झगड़ा किया था, लेकिन आज वो एक बहुत बड़ा आदमी बन चुका है। उसका कपड़ों का बिजनेस है। इस शहर में उसका एक मॉल भी है, लेकिन मेरे पास उसका नंबर नहीं है। क्या तुम मुझे उसका फोन नंबर लाकर दे सकते हो? दया कहता है कि ये तो चुटकियों का काम है सर। इसी तरह से दया उसके दोस्त के मॉल में जाकर अच्छे से शॉपिंग करता है। वो वहाँ के एम्प्लॉइज से बात करता है और उनसे श्रीधर के बारे में पूछता है। वो बोलता है कि मैं श्रीधर का फ्रेंड हूँ और मैं अभी अभी उससे बात भी कर रहा था, लेकिन मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया है। क्या आप लोग मुझे उसका नंबर डायल करके दे सकते हो? इस तरह से श्रीधर का फोन नंबर पता करके दया बेलन के पास वापस आता है। नंबर को देखकर बेलन बहुत ही ज्यादा खुश होता है। वो बोलता है कि दया तुम्हारे अंदर तो बहुत बड़ा टैलेंट है, तुमने झट से फोन नंबर पता कर लिया। और वहीं दूसरी तरफ हम फरीदा नाम की एक लेडी ऑफिसर को देखते हैं जो कि एक घर के पास आकर एक मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। दरअसल ये वही घर होता है जहाँ से दया बेलन को अपने साथ ले गया था। यहीं पे फरीदा को एक और बात मालूम पड़ती है कि हाल ही में 3 मर्डर हुए हैं। पहला इस घर में हुआ है, दूसरा एक गाँव में और तीसरा तिरुवन्नमलाई में हुआ है। दरअसल जिस श्रीधर का नंबर दया ने बेलन को मालूम करके दिया था, उसी की डेड बॉडी एक ब्रिज के नीचे मिलती है। पुलिस वालों के लिए हैरानी की बात ये होती है कि अभी भी विक्टिम का फोन नंबर एक्टिव होता है। फरीदा को मालूम पड़ जाता है कि इसका मतलब अभी भी किलर ट्रैवल कर रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हम फिर से दया और बेलन को देखते हैं जो अपनी जर्नी कंटिन्यू कर रहे होते हैं। दया बेलन से कहता है कि अगले गांव में मेरा एक दोस्त है, वहाँ एक फेस्टिवल चल रहा है, हम लोग वहीं से होकर जाएंगे। अब रात होने के बाद ये लोग गणेशा के गाँव पहुँचते हैं। यहाँ गणेशा दया से मुलाकात करके इससे कहता है कि एटीएम कार्ड का सही पिन नंबर ढूंढने में हमें सालों बीत जाएंगे, तुम्हें ही उसका सही पिन नंबर पता करना होगा। इधर हम लोग बेलन को देखते हैं जो कुछ टैबलेट्स का पाउडर बनाकर दारू में मिला देता है। वो दया और गणेशा को इनवाइट करता है कि आओ साथ में दारू पीते हैं। अब ये तीनों मिलकर दारू पीने लगते हैं। जब दया और गणेशा सो जाते हैं तो बेलन शिवा सिलम नाम के एक टीचर के पास कॉल करके उसे मिलने के लिए किसी जगह पर बुलाता है। शिवा कहता है कि आखिर तुम कौन हो और मैं तुमसे इस समय क्यों मिलूं? बेलन कहता है कि तुम्हें तो मधुमिता याद ही होगी। शिवा शॉक हो जाता है कि आखिर तुम उस लड़की के बारे में कैसे जानते हो? बेलन कहता है कि अगर तुम मुझसे इस समय मिलने के लिए नहीं आए तो मधुमिता और तुम्हारी वो वाली वीडियो तुम्हारी पत्नी के पास भेज दूंगा। तो जल्दी से शिवा बेलन से मिलने के लिए एक स्कूल के पास आ जाता है। जैसे ही शिवा स्कूल के पास आता है तो यहाँ बेलन शिवा को बहुत ही बुरी तरह से मार पीट कर इसे खत्म कर देता है। दरअसल यहाँ पे बात ये होती है कि शिवा ने अपने स्टूडेंट मधुमिता को फंसा के उसके साथ दरिंदगी की थी। साथ ही वो उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी करने लगा था। जब मन चाहा तब उसके साथ गंदा काम किया। मधुमिता के साथ साथ उसकी सहेलियां भी शिवा के जाल में फंस गई थी और इससे पहले जो 3 डेथ बॉडी पुलिस वालों को मिली वो लोग भी वही माइनर लड़कियों के साथ दरिंदगी करते थे। वो उन लड़कियों का बिजनेस करने लगे थे। इसीलिए बेलन गाँव-गाँव जाकर उन लोगों के जान से खत्म कर रहा था। बेलन उन लोगों को फोन करके और डरा धमका के किसी जगह पर बुला के उन्हें खत्म कर देता था। इधर पुलिस वाले भी उस नंबर को ट्रैक कर रहे थे और जैसे ही उन्हें लोकेशन मिलता है वो लोग उस स्कूल के पास आ जाते हैं। लेकिन तब तक बेलन शिवा को मारकर यहाँ से भाग चुका था। बेलन किसी जगह पर आकर फोन को फेंक देता है। सुबह होती है तो बेलन जख्मी हालत में कहीं पड़ा होता है। दया और गणेशा इसके पास आकर इससे पूछते हैं तो बेलन इन्हें कोई झूठी कहानी बताने लगता है कि कोई मेरे पास आकर मुझे मार पीट कर मेरा फोन छीनकर भाग गया और मुझे कुछ याद भी नहीं है। दया बेलन की मरहम पट्टी करके उसे थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए कहता है और इसके बाद दया बेलन को लेकर अपने गाँव वापस जाता है अपनी माँ के पास। दया की माँ दया को इतने दिनों बाद देखकर भी खुश नहीं होती। वो उससे बोलती है कि तुम अब कौन सा कारनामा करके आए हो। दया बेलन के बारे में अपनी माँ को बताता है कि माँ इनका नाम बेलन है, इन्हें भूलने की बीमारी है, मैं इन्हें उनके रिश्तेदार के घर छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। इधर बेलन दया के घर में दीवार पर लगी एक तस्वीर को देखते रहता है जो कि दया के माँ बाप होते हैं। दया की माँ बेलन के पास आकर कहती है कि ये तो हमारी शादी की फोटो है। बेलन कहता है कि फोटो के नीचे जो शादी की डेट लिखी हुई है उसी दिन मेरी भी शादी हुई थी और उस दिन मेरी बीवी का बर्थडे भी था। हम दोनों ने लव मैरिज की थी और मेरे लिए मेरी बीवी ने अपने घर वालों को भी छोड़ दिया था, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रही। यहाँ से कहानी एक छोटे से फ्लैशबैक में
में जाती है। दरअसल बेलन की बीवी एक साइकोलॉजिस्ट होती है और उसी तरह वो एक एनजीओ भी चलाती है और वो लड़कियों की काउंसलिंग भी करती है। इसी दौरान मधुमिता नाम की एक लड़की बेलन की वाइफ के पास आती है। वो बेलन की वाइफ के पास आकर अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताती है कि मेरे टीचर ने मेरे साथ गलत काम किया है, उसने मेरा वीडियो भी बनाया है और वो उसी वीडियो को बार बार दिखाकर ब्लैकमेल कर रहा है। बेलन की बीवी मधुमिता को काउंसलिंग देते रहती है, लेकिन मधुमिता को अंदर से बहुत गिल्ट सताता है कि मेरी वजह से मेरी दोस्तों की भी जिंदगी खराब हो गई है। अब प्रेजेंट टाइम पर बेलन दया को कहता है कि दया तुम कितने दिनों बाद अपने घर आए हो, तुम अपने घर पर ही रुक जाओ, मैं खुद ही यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन दया नहीं मानता। वो कहता है कि सर मैं खुद ही आपको आपके गांव तक ड्रॉप कर दूंगा, इसी बीच हम दोनों जर्नी को एंजॉय भी कर लेंगे और हाँ मैंने आज से डिसाइड कर लिया है कि चोरी करना बंद। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में दया की माँ दया को फोन करके कहती है कि हमारे घर पर एक 10 लाख का चेक पड़ा हुआ है। दया तुरंत गाड़ी रोककर इस बारे में बेलन से पूछता है कि सर क्या आपने वो चेक हमारे घर पे छोड़ा? बेलन कहता है कि दया मेरी एक भी संतान नहीं है, इतने सारे पैसे का मैं क्या करूंगा, तुम उन पैसों से एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लेना। दया बहुत खुश होता है। इसके बाद वो दोनों किसी होटल में ठहरते हैं। दरअसल बेलन की यहाँ आने की वजह अरुण होता है, क्योंकि अरुण इसी शहर में रहता है। बेलन बाथरूम में जाकर उस शिवा के फोन से अरुण के पास मैसेज करता है कि मैं तुम्हारे शहर में हूँ, मुझे एक अच्छी सी फ्रेश लड़की चाहिए, आखिर मैं तुमसे मिलने के लिए कहाँ पर आऊँ। इस तरह से वो अरुण को बुला रहा होता है। उसी समय एक डिलीवरी बॉय खाना लेकर यहाँ आता है। दया बेलन का पर्स लेकर डिलीवरी बॉय को पैसे देने लगता है, लेकिन तभी बेलन के पर्स से बहुत सारे सिम कार्ड गिरने लगते हैं। दया इतने सारे सिम को देखकर बेलन के ऊपर शक करने लगता है। बेलन के बारे में और पता करने के लिए वो अपना फोन वीडियो रिकॉर्डिंग पर रख के बाथरूम में जाता है। थोड़ी देर बाद जब दया बाथरूम से बाहर आता है, वो अपना फोन लेकर साइड में जाकर देखता है तो मालूम पड़ता है कि बेलन दारू में नींद की दवाई मिला रहा था। तब जाकर दया को ये बात समझ आती है कि जब भी मैं रात को दारू पीता हूँ मैं तुरंत सो जाता हूँ और मेरे सोने के बाद बेलन रात को कहीं पर जाता है। इसके बाद बेलन जब बाथरूम में जाता है तो दया इसका फोन लेकर चेक करने लगता है। तब दया को फोन रिकॉर्डिंग में अरुण और बेलन के बीच में जो बात हुई थी वो मिलती है। जब दया वो सुनता है तब उसे मालूम पड़ता है कि बेलन को एक लड़की चाहिए, उसके साथ एंजॉय करना चाहता है। बेलन जब बाथरूम से बाहर आता है तो दया सोने की एक्टिंग करने लगता है। इसके बाद बेलन अरुण से मिलने के लिए जाता है। अब दया बेलन का पीछा करने लगता है और यही सोच रहा होता है कि मैं तो इसे बहुत अच्छा नेक दिल आदमी समझता था, मगर ये इतना घटिया आदमी निकलेगा मैं ये सोच भी नहीं सकता। बेलन उस जगह पर आकर अरुण का बहुत इंतजार करता है, मगर बहुत देर गुजरने के बाद भी अरुण नहीं आता तो बेलन वापस रूम में आने लगता है। ये देखकर दया भी जल्दी से रूम पर आ जाता है और बेलन के आने से पहले ही रूम में आकर सो जाता है। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है और हम देखते हैं कि कुछ दिनों बाद मधुमिता खुद को खत्म कर लेती है। जैसे ही ये जानकारी बेलन की बीवी को मिलती है तो वो डिप्रेशन में चली जाती है। हर वक्त उसे मधुमिता की बातें याद आती हैं। जिन लोगों ने मधुमिता के साथ गलत किया उन लोगों के ऊपर कोर्ट में केस भी कर देती है। लेकिन इसी दौरान बेलन की बीवी को अल्जाइमर की बीमारी हो जाती है, मतलब कि वो भी चीजों को भूलने लगी थी। धीरे धीरे करके वो अपनी याददाश्त खोने लगती है। कोर्ट में जब स्टेटमेंट देने की बारी आती है तो वो सब कुछ भूल जाती है। धीरे धीरे ये बीमारी इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने पति को भी नहीं पहचान पाती। एक दिन बेलन की बीवी मधुमिता के साथ हुए दरिंदगी के बारे में डिटेल में लिखकर एक फाइल बनाकर बेलन को दे देती है। वो कहती है कि अगर मधुमिता को कानून से इंसाफ नहीं मिला तो तुम ही उन लोगों को मारकर मधुमिता को इंसाफ दोगे। उन लोगों के बारे में सारी डिटेल्स इस डायरी में लिख चुकी होती है। अगले दिन ही बेलन की पत्नी खुद को खत्म कर लेती है। अब बेलन अपनी पत्नी की आखिरी ख्वाहिश को पूरे करने के लिए ही उन लोगों को मारता है। बेलन को अब एक ही आदमी को मारना था जिसका नाम है अरुण। अरुण छोटी बच्चियों को किडनैप करके एक ब्रूटल हाउस चलाता है। सुबह होने पर दया अपने दोस्त गणेशा के पास कॉल करता है और बेलन के बारे में बताता है कि मैं तो इसे बहुत अच्छा आदमी समझता था, मगर इसे कोई बीमारी नहीं है, ये तो छोटी बच्चियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है। मैं तो छोटी मोटी चोरियां करता हूँ, मगर ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल है। गणेशा कहता है कि हम इस बेलन को अपने गेस्ट हाउस पर लेकर आएंगे और वहीं पे इसकी खूब धुलाई करेंगे। अब दया बेलन के पास आकर कहता है कि सर आप गणेशा के साथ उसके गेस्ट हाउस पर चले जाइए, मैं थोड़ा दारू लेकर वहाँ आता हूँ। आप अपने गाँव चले जाएंगे तो पता नहीं हम दोनों कब मिलेंगे। ये बेलन को भी सही लगता है। वो गणेशा के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर उसके गेस्ट हाउस पर जाने लगता है। बेलन बार बार पीछे मुड़कर दया को देख रहा होता है, मगर वो नहीं दिखता। गणेशा कहता है कि सर वो आ जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। तभी बेलन गणेशा की गाड़ी में एक की चेन को देखता है। ऐसा ही की चेन अरुण के व्हाट्सएप डीपी पर लगा हुआ था। अब बेलन जब अरुण के पास कॉल करता है तो शॉकिंगली गणेशा का फोन रिंग होता है और तभी कंफर्म हो जाता है कि गणेशा ही अरुण है। मतलब कि बेलन को जिस आदमी की तलाश थी वो गणेशा ही होता है। गणेशा का दूसरा नाम अरुण था। अरुण कहता है कि अरे बुढ़ाओ, तुमने मुझे बहुत जल्दी ढूंढ लिया, तुम मुझे मारने के लिए मेरे शहर आए हो और मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ लेकर आया हूँ। बेलन कहता है कि अगर तेरी सच्चाई तेरे दोस्त दया को मालूम पड़ेगी तो तू सोच भी नहीं सकता कि तेरा क्या हाल करेगा। अरुण कहता है कि दया को मेरे बारे में कुछ भी मालूम नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, मेरा क्या बिजनेस है। वो तो बस छोटी मोटी चोरियां करके अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीता है। और वैसे भी दया समझ रहा है कि तुम छोटी बच्चियों की जिंदगी बर्बाद करते हो, तुम्हारे बारे में उसे गलतफहमी हो गई है, तुम उसकी नजर में एक क्रिमिनल हो। यहाँ एक और बात ये होती है कि बेलन जब अरुण
अरुण से मिलने के लिए गया था तो अरुण बेलन को देखकर उसे मिला ही नहीं। अब अरुण बेलन को बहुत ही बुरी तरह से मार पीट कर उसके हाथ पैर बांध देता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर दया आता है। अरुण पूछता है कि दया अब हम इसका क्या करें। दया बेलन के पास आकर इसके हाथ पैर खोल देता है और यहाँ हम लोगों को मालूम पड़ता है कि जब अरुण ने अपनी गाड़ी रोकी थी तो बेलन ने दया को फोन मिला दिया था, जिसकी वजह से दया ने अरुण की सारी बातें सुन ली थी। दया को अरुण की असलियत मालूम पड़ चुकी थी। इसके बाद दया और अरुण के बीच में बहुत तगड़ी फाइट चलती है। अब इसी फाइट के दौरान बेलन अरुण को खत्म कर देता है। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और पुलिस दया और बेलन को अरेस्ट करके ले जाती है। कोर्ट में बेलन जज साहब के सामने सारी सच्चाई बताता है कि बेलन ने सिर्फ उन्हीं लोगों को मारा जिन लोगों ने छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार किया और उनकी जिंदगी बर्बाद की। जज साहब कहते हैं कि तुमने जो किया वो सही था, लेकिन तुमने खुद किसी को मारा, ये कानून की नजर में सही नहीं है। इसी तरह जज साहब इनकी केस को पोस्टपोन कर देते हैं। जब दोनों कोर्ट से बाहर आते हैं तो फरीदा वो पुलिस वाली बेलन और दया को मिठाई खिलाने लगती है कि आज मेरी बेटी का बर्थडे है। और उसी तरह जिन जिन लड़कियों के साथ दरिंदगी हुई थी उनके माता पिता भी आकर इन दोनों को मिठाई खिलाने लगते हैं। यहीं पर हम दोनों को एक हैरान कर देने वाली सच्चाई मालूम पड़ती है कि बेलन ने उस अरुण को नहीं मारा। जब अरुण बेलन को मारने वाला था तब दया आकर उसे खत्म कर देता है, लेकिन कोर्ट में बेलन ने कहा कि उसने ही अरुण को मारा है। इसके बाद दोनों जब जेल जा रहे होते हैं तब दया बेलन से पूछता है कि सर आप स्टार्टिंग में उस घर में क्यों बंधे हुए थे, आप क्या कर रहे थे। बेलन कहता है कि दरअसल उस घर में मैं एक शख्स को मारने गया था, मगर उसने मुझे बहुत मारा और बांध के रख दिया, लेकिन बहुत मुश्किल से मैंने उसे मारा और उसकी बॉडी को खटिया के नीचे छुपा दिया और उसी समय तुम घर में आ गए और मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मैं तुम्हें देखकर भूलने का नाटक करने लगा था और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो ये थी पूरी कहानी मारिसन मूवी की। आपको कैसी लगी ये स्टोरी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और क्या दृश्यम से ये मूवी बेटर है मुझे ये भी कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसे आने वाले कंटेंट के लिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।